नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। बेन में आज जिस बड़ी खबर का एक बार फिर से विश्लेषण, जिसका इंतजार देश और दुनिया कर रही है और अब सिर्फ 4 दिन बाकी है, यानी कि सिर्फ 96 घंटे बाकी रह गए हैं महाकुंभ के महाआयोजन को लेकर। और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। आज भी, इस समय भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज उस संगम की रेती पर मौजूद है और जहां पर वो निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि लगभग कहा जा सकता है कि महाकुंभ की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं के स्वागत, श्रद्धालुओं का आने का इंतजार है। उस महत्वपूर्ण तारीख का इंतजार है जो 13 जनवरी और 13 जनवरी के दिन जो आस्था का सैलाब उस संगम की रेती पर उतरेगा, जहां पर उस रेती में पैरों के निशान तो भले ना दिखाई दे, लेकिन उसके बाद महाकुंभ की जो अमिट यादें रहेंगी, जो स्मृतियां उनके या कहा जा सकता है कि जहन में जाएंगी वापस, वो उनको जीवन भर ऊर्जा प्रदान करती रहेंगे। और शायद इसीलिए दिव्य महाकुंभ, भव्य महाकुंभ, डिजिटल महाकुंभ को लेकर देश और दुनिया में इंतजार किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये कुछ तस्वीरें, आप सीधी तस्वीरें आप प्रयागराज की धरती से देख पा रहे हैं, जहां पर आप ये भव्य तस्वीरें देख पा रहे हैं और तैयारियों को आप देख सकते हैं कि किस स्तर पर बड़ी तैयारी की गई। इस समय भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है। और कुछ ही देर बाद मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे और प्रेस से भी बात करेंगे, यानी कि मीडिया से भी बात करेंगे और बताएंगे कि आने वाले जो 45 दिन है वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भव्य रूप से तैयारी की। ये सीधी तस्वीरें आप इस समय, शाम का समय है, शाम के 6 बज चुके हैं, प्रयागराज की तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कहा जा सकता है कि आकाश के जो सितारे हैं वो जमीन पे आके उन्होंने डेरा बना लिया। और रात में ऊपर से अगर ड्रोन से तस्वीरें आप देखें, हेलीकॉप्टर शॉट अगर आप देखें, तो इस समय प्रयागराज और जो टेंट सिटी का नजारा है वो ऐसे ही नजारा है जैसे कि आसमान के जो सितारे हैं वो जमीन पे आ रहे हैं और अपनी चमक बिखेर रहे हो। क्योंकि ये मौका, ये 45 दिन जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिंदुस्तान की ब्रांडिंग का है, आध्यात्म को आगे बढ़ाने का है, धर्म को आगे बढ़ाने का। ये सीधी तस्वीरें उस संगम क्षेत्र की, उस संगम की रेती की, जहां पर 13 जनवरी को एक कहा जा सकता है जो आस्था का सैलाब देखने को मिलेगा, जो आस्था की तस्वीरें उमड़ के सामने आएंगी, वो देश और दुनिया को आनंदित करेंगे। और शायद इसीलिए इस बार के महाकुंभ को लेकर व्यापक तैयारियां भी की गई हैं। लेकिन इन तस्वीरों के साथ साथ कुछ और भी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे और वो तस्वीरें दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहां पहुंचे तो कहां कहां पर उन्होंने निरीक्षण किया, किन किन चीजों। ये तस्वीरें आपके पास सामने आ गई। प्रयागराज का उन्होंने दौरा किया है, त्रिवेणी संगम का निरीक्षण किया है। इसके साथ साथ जो मीडिया सेंटर, राष्ट्रीय मीडिया केंद्र का उद्घाटन अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि लगभग 7 बजे के आसपास है, उसके बाद उसी राष्ट्रीय मीडिया केंद्र का उद्घाटन करेंगे, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अखाड़ों का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया और अखाड़ों का जो नगर प्रवेश लगातार हर दिन एक न एक अखाड़े प्रयागराज की धरती पर पहुंच गए हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये 7वां दौरा है। तो आप समझ सकते हैं कि महाकुंभ की व्यापकता और महाकुंभ की जिम्मेदारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये 7वां दौरा है। 7 बार पिछले 2 से ढाई महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रयागराज जा चुके हैं, दौरा कर चुके हैं। प्रयागराज का दौरा, त्रिवेणी संगम निरीक्षण, अखाड़ों का दौरा, राष्ट्रीय मीडिया केंद्र का उद्घाटन, और जिस प्रधानमंत्री मोदी भी एक बार महाकुंभ आ चुके हैं, कहा जा सकता है प्रयागराज आ चुके हैं और कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत भी कर चुके हैं। लेकिन एक रिपोर्ट देख ले, उस रिपोर्ट देखने के बाद एक बड़ा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि सिर्फ 4 दिन अब शेष रह गए हैं महाकुंभ की शुरुआत होने को लेकर। तो एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद एक बड़ा विश्लेषण। तो देखा आपने कि किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि महाकुंभ कहा जा सकता है वो मेला क्षेत्र, महाकुंभ मेला क्षेत्र पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हो चुका है। अब बस इंतजार है 13 जनवरी की तारीख का। लेकिन 2 और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें मैं आपको बता दूं। एक ये खबर कि सनातन जो है वो सरहद पार पहुंच गया है। महाकुंभ जो शब्द है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च करने वाला वो शब्द बन चुका है। ये एक बड़ी खबर है। तो आप समझ सकते हैं कि समय की एक और बड़ी खबर आ रही है कि आईआरसीटीसी ने शुरू की है टेंट सिटी, यानी कि महाकुंभ ब्रेकिंग भी शुरू हो गई है, यानी कि बुकिंग की शुरुआत हो गई। टेंट सिटी की बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट जो है वो ओपन कर दी गई है और आप इस महाकुंभ @irctc.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं और अपने लिए टेंट बुक कर सकते हैं। यानी कि अब कहा जा सकता है कि जैसे जैसे समय घटता जाएगा, और ये एक टोल फ्री नंबर है 1800-110139 पर आप जो भी जानकारी चाहे वो जानकारी ले सकते हैं, टेंट बुक कर सकते हैं, टेंट से जुड़ी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो भी आप समझ सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे अब समय और घटता जाएगा, महाकुंभ की जो ब्रेकिंग है, बड़ी खबरें हैं, वो
तैरनी शुरू हो जाएंगी। एक बड़ा पैनल हमारे साथ, हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ अवनीश अवस्थी जी हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार, एडवाइजर टू सीएम हैं, और काफी कुछ जिम्मेदारी महाकुंभ की अवनीश अवस्थी जी के पास भी। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। दूसरे हमारे खास मेहमान जगत गुरु पुष्पेंद्र आर्यम जी जुड़ गए हैं उत्तराखंड मसूरी से। जगत गुरु जी, प्रणाम स्वीकार करें, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। अवनीश जी, शुरुआत सिर्फ 4 दिन अब बाकी रह गए हैं। महीनों का काम, महीनों की मेहनत, कहा जा सकता है कि अब बारात जो है, बारात आने का समय सिर्फ 4 दिन का रह गया है। देखिए, महीने नहीं, सालों की मेहनत है जब ये पूरा कुंभ की तैयारी होती है। और मैं कह सकता हूं कि लगभग 1.5 से 2 साल पहले तय होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी तैयारी तब से शुरू हो जाती है। और मुझे बताने में खुशी है कि अभी 2 बार मैं कुंभ क्षेत्र में होकर आया हूं, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पिछला 2019 का कुंभ हमने देखा है, इस बार का कुंभ दुगने से ज्यादा बड़ा है। इस बार के कुंभ की जो मेले क्षेत्र की सड़कें हैं वो दुगने से ज्यादा बड़ी हैं। इस बार कुंभ में जो घाट बने हैं वो दुगने से ज्यादा बने हैं। इस बार पीपे के पुल न जाने कितने बन गए हैं। अरैल क्षेत्र जो पिछली बार बहुत ही लिमिटेड वे में यूज हुआ था, व्यापक रूप से यूज हो रहा है। अरैल से जुड़ी जो सड़कें हैं वो व्यापक रूप से विकसित हो गई हैं। पार्किंग जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। पिछली बार काफी लोगों को जो है वॉक करना पड़ा था, पार्किंग दूर थी। इस बार पार्किंग जो है काफी बढ़ गई है, और बसेस की संख्या भी 7,000 से अधिक हो गई है। ट्रेनों की अनगिनत संख्या हो गई है। मैं अभी वहां का रेलवे स्टेशन भी देख के आया, क्या बढ़िया वहां पर व्यवस्था, होल्डिंग की व्यवस्था की गई है। मैं अभी वहां पर जो है मीडिया सेंटर देखकर आया, जिसका आज उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन भी करेंगे और प्रेस भी करेंगे। अभी जल्दी ही 7 बजे के बाद दुगने से ज्यादा बड़ा हो गया है। इंटरनेशनल मीडिया को रुकने की व्यवस्था दी गई है, नेशनल मीडिया को रुकने की व्यवस्था दी गई है, और साथ ही साथ मेले में नई नई चीजें हैं। मैं वहां पर जो है स्वामी अवधेशानंद जी के यहाँ गया, और वहां इतना खूबसूरत उनका जो पूरा जूने अखाड़े का जो बना है बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है। और वो ये बता रहे थे कि इस बार विदेश से बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं, और वो जो है भाग लेंगे। दुगनी संख्या विदेश से आने वाले लोगों की है। तो कुंभ हमारा इंटरनेशनल हो रहा है। कुंभ हमारा जो है दुगनी संख्या पर जा रहा है। ग्लोबल कुंभ हो गया है। ग्लोबल बिल्कुल ग्लोबल ही नहीं कुंभ हो गया। लोगों को जो है ये हो गया। मैं तो बहुत सारे लोगों से परिचय में, संपर्क में हूं। हर व्यक्ति चाह रहा है कि वो अपने कुंभ में आए। 1-2 दिन नहीं, कुछ लोग तो 15 दिन कुंभ में, जैसे कल्पवास होता है, उसमें भाग लेना चाहते हैं। पिछली बार साधारण श्रद्धालु बहुत आ रहे थे। अब मैं देख रहा हूं दूर दूर से अच्छे वर्ग के लोग भी जो है लंबे समय तक वहां रुकने के लिए आना चाह रहे हैं। तो एक तरह से इट इज दी डेस्टिनेशन फॉर 2025 कि यहां पहुंचना ही है। और मेरी तो मानना यह है कि अगर 25 करोड़ पिछली बार आए हैं तो दुगने से कम क्या आएंगे। 40 से 45 करोड़ के जो आंकड़ा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 से 45 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज की धरती में इन 45 दिनों में आएंगे। जगत गुरु प्रोफेसर आर्यम जी, किस तरीके से देख पा रहे हैं? हम लोग काफी पहले से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं महाकुंभ को लेकर। अब हमको लगता है दिन घंटों में बदल गए हैं। 4 दिन और 96 घंटे बाकी रह गए हैं कुल। किस तरीके से महसूस कर पा रहे हैं कि आपको लगता है जो आध्यात्म है, जो आस्था का सैलाब प्रयागराज में दिखाई देगा, वो एक अलग तस्वीर होगी? देवभूमि उत्तराखंड में मसूरी स्थित भगवान शंकर आश्रम से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं और हमारी तरफ से मंगल आशीष। जहां अवनीश अवस्थी जी जैसे प्रूव्ड, मतलब एक पूरे विश्व में जिनकी नेतृत्व क्षमताओं के बारे में जाना जाता है, और जब भी जहां भी रहे वो कमाल हैं। जहां ऐसे अधिकारी मौजूद हों जिनकी दूरदर्शिता इतनी अधिक हो, जिनके साथ अनुभव में, और अनुभव ऐसा नहीं हमेशा विजयी अनुभव रहा हो, वैसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व हो, हमारे जो है चिरंजीवी मुख्यमंत्री योगी जी हों, और जिस तरह से तन्मयता के साथ ये सारे लोग इसमें जुड़े हैं, तो कोई संशय नहीं है कि पूरे विश्व में इसकी झंकार पहुंचेगी। कि खोलो ग्रह के द्वार मुंदे वातायन खोलो, खोलो ग्रह के द्वार मुंदे वातायन खोलो, मैं नए वर्ष का कुंभ तुम्हारे घर आता हूं। वाह! तो वो आ रहे हैं,
वो तो आ ही रहे हैं। जो नहीं आ पा रहे हैं वो अपने घरों पर सेटिंग कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे परिवार का कोई व्यक्ति विदेश से वहां जा रहा है, हमें उसका लाइव शॉट दिखाइएगा, हमें वहां के साधु संतों के दिनचर्या के बारे में दिखाइएगा। वहां इतने कौपीनधारी साधु जहां सर्दी खून जमाने वाली हो, वहां वो गंगा के अविरल जल में डुबकी मार रहे हैं। डुबकी लगाएंगे। एक डुबकी गंगा के पवित्र जल की और एक डुबकी अंतस के उजास की, आंतरिक डुबकी लगा करके अध्यात्म की चेतना के परिष्कार की। तो उसको देखने के लिए पूरी दुनिया उतावली है और 40-45 करोड़ लोग इसका साक्षी होने जा रहे हैं और विश्व में बहुत सारे पैमानों पर इसका एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और भारत का जो विकसित स्वरूप होगा, जो हम 1947 का एक खाका लेकर के चल रहे हैं, उसमें ये कुंभ महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ है। ये मील का पत्थर साबित होगा। इसमें बहुत सारे डाटास, बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारी रिसर्च की ऐसी संभावनाएं उदित होंगी। इन अफसरों के नेतृत्व के क्षमताओं का जो आलोक है वो पूरे विश्व में बिखरेगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लोग वहां रिसर्च के लिए आने लगे हैं। वो अपने टेंट लगा रहे हैं, अपने कैंप लगा रहे हैं और वहां से, जैसे फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डगलस हैं, वो प्रॉपर इस पर एक पूरा रिसर्च का थीसिस बना रहे हैं। अवनीश जी कुछ जोड़ना चाह रहा है, अवनीश जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जो अभी आचार्य जी ने कहा, अभी कल जो है लगभग फाइनल हो गया, 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, IIT कानपुर, IIM अहमदाबाद, इसके अलावा जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैं इस पे आपको एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। इसके अलावा जो है और भी अन्य IIMs और IITs, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, तो सभी लोगों ने अपने आप स्वतः भाग से जो है यहाँ अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की थी कि आप जाइए और लोगों से पूछिए कि कुंभ पर कौन जो है रिसर्च करना चाहता है, कौन लिखना चाहता है, कौन स्टडी करना चाहता है, एनवायरनमेंट की स्टडी करना चाहता है, मैनेजमेंट की स्टडी करना चाहता है, सुरक्षा की स्टडी करना चाहता है, जो कल्चर है, जो वहाँ का जो पूरा व्यवस्था है उसको कैसे स्टडी करना चाहता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, देश दुनिया से लोगों ने अप्लाई किया है कि आप जो है हमें मौका दीजिए। और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तय कर दिया है और ये काम भी शुरू हो गया, जिसमें पिवटल रोल जो है IIT कानपुर का होगा, जहां का मैं पढ़ा हूं, जहां का आप पढ़े हुए हैं। पुष्पेन जी, एक चीज मुझे याद आ रही है, एक लाइन मुझे याद आ रही है कि ह्वेनसांग जब आया था भारत, तो उसने प्रयागराज का महिमा का वर्णन किया था, प्रयाग महाकुंभ का जिक्र किया था। क्या वही शोध, जैसे कि अवनीश जी कह रहे हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आएगी, दुनिया के कई बड़े विश्वविद्यालय यहां पर आएंगे, शोध करेंगे, वो शोध, वो संकलन, वो दस्तावेजीकरण अनवरत जारी है? क्योंकि भारत का हमें लगता है आध्यात्म इतना गहरा है कि शायद लगातार अभी शोध करने की जरूरत है। भारत अध्यात्म के महासागर में एक अवतरित हुआ ऐसा महापुष्प है जिसकी सुवास और सुगंध से ये समूचा विश्व सदा सर्वदा आलोकित और ऊर्जस्वित होता रहा है। सिर्फ ह्वेनसांग नहीं, उससे पहले ईसा पूर्व 302 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। उसने अपनी किताब इंडिका में लिखा है कि गंगा किनारे कुछ लोग एक मेला लगाते हैं और उस मेले में हम इतने तरह की चीजों के दर्शन करते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे है। भोजन बनाने से लेकर के, हमारे औषधि और हमारे मसालों को लेकर के, हमारे वस्त्र आभूषणों को लेकर के, हमारे रीति रिवाज और हवन और अनुष्ठानों को लेकर के इंडिका में बड़े विस्तार से मेगास्थनीज ने वर्णन किया है। चीनी यात्री फाइयान 399 से 411 ईस्वी में वाराणसी आया था और गंगा से जुड़े उसने किस्से लिखे। एक चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसका आपने जिक्र किया, वो 16 वर्ष तक भारत में रहा और विभिन्न हिस्सों का उसने विस्तृत यात्राएं की। और 644 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन के समय में जो कुंभ में ह्वेनसांग भी था और हर्षवर्धन भी वहां उपस्थित थे और प्रयागराज को उन्होंने लिखा कि यहाँ मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने परमात्मा के स्वरूप को अवतरित किया है। यानी ईश्वरीय प्रतिमाओं के बारे में वो कह रहा है कि उनका अभिषेकम किया जा रहा है प्रयाग के किनारे बैठ करके, और इस तरह से लोग अपने आस्थाओं और भावनाओं को जोड़ रहे हैं। और ये भी लिखा था उस समय, जो अब आप देखिए 1600 वर्ष पुरानी बात, वो कहते हैं कि 5 लाख लोग इस मेले में शामिल हो रहे हैं। और मेले का जो उसने भावार्थ किया ह्वेनसांग ने, वो कहा जहां लोग मिलते हो उसको भारत के लोग मेला बोलते हैं। और जब जाकर के उसने वो अनुभव बाहर के देशों में और अपने देश में जाकर के बताए तो बहुत सारे लोगों ने आने की तरफ सोचा। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी के शासनकाल में अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद बिल बर्नी ने एक किताब लिखी थी, उल हिंद।
और उसमें उसने लिखा था कि नासिक में जो कुंभ का मेला हुआ है ये हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी भी तरह के उपन्यासकार भी उसके वर्णन और कल्पना नहीं कर सकते हैं जैसी चीजें वहां देखने के लिए मिलती हैं जी। इस पर और भी तो मैं बीच में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जगत गुरु जी को बताना चाहूंगा कि जो भी इस बार के कुंभ में जाएगा वो भी यही याद रखेगा और लिखेगा कि जो मैंने देखा मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ, निसंदेह बिल्कुल। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये कल्पना जो सृजित होगी, जो स्मृतियों में उनकी कहा जो स्मृतियां रहेंगी महाकुंभ की, वो कैसी होंगी? वो कहा जा सकता है अखाड़े में जो अखाड़ा है नगर प्रवेश की होंगी, वो साधु संतों की होंगी, वो भव्य और दिव्य तस्वीरें होंगी। कुछ तस्वीरें क्योंकि लगातार जब से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है तब से लगातार नगर प्रवेश अलग अलग जो अखाड़े, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, किस दिव्यता के साथ, किस भव्यता के साथ प्रयागराज की धरती पर अखाड़े लगभग ज्यादा से ज्यादा पहुंच चुके हैं। तपोनिधि आनंद अखाड़े की का ये छावनी प्रवेश है आप देख पा रहे हैं। शायद यही देखने, ये भव्यता, ये दिव्यता, ये आध्यात्म, ये धर्म देखने दुनिया के लोग प्रयागराज की धरती पर खींचे चले आएंगे बिना निमंत्रण के। 40 से 45 करोड़ लोग अगर किसी धरती पर पहुंचते तो आप समझ सकते हैं कि वो धरती कितनी पावन होगी, वो देश अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने आध्यात्म को लेकर कितना सजग होगा विकास के साथ साथ। ये बात हम जरूर कहते हैं कि जहां पर एक विकसित भारत के लक्ष्य की हम बात कर रहे हैं, वहीं पर इस आध्यात्म को, इस सभ्यता, इस संस्कृति, इस धर्म को भी साथ लेकर चल रहे हैं। अवनीश जी, ये नजारे क्या आपको लगता है यही नजारा देखने दुनिया से लोग प्रयागराज पहुंचेंगे? जी बिल्कुल। और ये जो नजारा है, ये नजारा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। देश दुनिया के जितने भी अखाड़े हैं, साधु संत हैं और विदेशों के भी साधु संत हैं, वो एक जगह आते हैं और इतनी शिद्दत से, इतना सोच विचार करके आते हैं, अपने आश्रमों में अपने गुरुओं के पास आते हैं और अपना समय बिताते हैं। और जो कुंभ का जो मेन एस्पेक्ट है कि हम जो है कुंभ में आते क्यों हैं? सेल्फ क्लेंजिंग के लिए, आत्मचिंतन के लिए, मेडिटेशन के लिए। हम 12 साल में फिर सोचते हैं कि हमको आगे क्या करना है। तो ये सब चीजें जो है करने के लिए जो लोग आते हैं, ये पूरे विश्व में कहीं देखने को एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूँ, क्या ये महाकुंभ जो 45 दिन चलेगा, क्या एक इकोसिस्टम तैयार करेगा टूरिज्म का? आसपास के जो टूरिस्ट प्लेस है, जो रिलीजियस प्लेस है, उनको भी कनेक्ट करेगा? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में आगरा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एक ट्रेडिशनल रहा है। और आगरा, दिल्ली और जयपुर, ये जो है एक तरह से गोल्डन ट्रायंगल या टूरिस्ट ट्रायंगल कहलाया जाता था जब हम टूरिज्म विभाग में देखा करते थे। अब जो है नए विचारों में, नए दृष्टि से अगर देखें तो ये जो आध्यात्मिक ट्रायंगल है, संगम, काशी और अयोध्या, ये जो आध्यात्मिक ट्रायंगल है, ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। जहां साउथ के टेम्पल्स में 1.5 लाख लोग डेली आते थे, आज की तारीख में अयोध्या में, आज की तारीख में प्रयागराज में, आज की तारीख में काशी में डेली जो है लाखों लोग आ रहे हैं। कुछ दिनों में तो 5-5 लाख, 10-10 लाख, सामान्य दिनों में भी 5 लाख लोग आ जाते हैं जब वीकेंड होता है। तो ये संख्या बहुत अधिक जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस साल 31 दिसंबर तक लगभग 60 करोड़ टूरिस्ट आए और अगले साल कुंभ की गणना को अगर साथ में ले लेंगे तो ये नंबर जो है न जाने कहां तक पहुंचेगा। मेरी तो मानना है कि कहीं 100 करोड़ ना पहुंच जाए। और यही कारण है कि अभी मैं महाराष्ट्र होकर आया हूं, एक वहां पर कुंभ पर ही सेमिनार थी, तो ये चर्चा चल रही थी कि अन्य प्रदेशों को भी उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए, सीखने की जरूरत, जिस तरह की ग्लोबल ब्रांडिंग उत्तर प्रदेश ने की है। बिल्कुल ग्लोबल ब्रांडिंग की, और जो ब्रांडिंग का असर है, जो सनातन धर्म की पहुंच है, वो सरहद पार तक पहुंच गई। सरहद पार से एक रिपोर्ट देख लेते, क्योंकि ये जो महाकुंभ शब्द है वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वहां के जो यूट्यूबर हैं सबसे ज्यादा सर्च करने वाला शब्द बन चुका है महाकुंभ। वो वहां पर बैठ के ये देखना चाहते हैं और शायद अपने आप को बौना भी महसूस कर रहे होंगे कि एक साथ 2 देश आजाद होते। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। महाकुंभ की चमक धमक और सनातन की रोशनी पाकिस्तान भी पहुंच रही है। इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सर्च करने वाला विषय महाकुंभ है, और वो भी पाकिस्तान में।
पाकिस्तान में हर रोज लोग अपना लैपटॉप और मोबाइल पर महाकुंभ की तस्वीरें देख रहे हैं, यानी सरहद पार सनातन की भीनी महक पहुंच चुकी है। प्रयागराज की तस्वीरों को देखकर लोगों को लालच आ रहा है। महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान के मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। पाकिस्तान में बैठे लोगों ने कल्पना भी सनातन के ऐसे संगम की नहीं की होगी। महाकुंभ की तस्वीरों को देखकर पाकिस्तानियों में भी हड़कंप मचा हुआ है कि एक धर्म के कैसे इतने रंग हो सकते हैं, जहां भाषा भी अलग, पहनावा भी अलग, रहन सहन भी अलग, पर लक्ष्य सिर्फ एक, सनातन की जय जय। पाकिस्तान में जहां एक तरफ अराजकता है, आतंक है, गरीबी है, धार्मिक भेदभाव है, वहीं दूसरी तरफ उनके पड़ोस में एक ऐसी धर्म संसद लगने जा रही है जहां से जो गूंज निकलेगी वो हिंदुस्तान को विश्व के मानचित्र पर एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। पाकिस्तान पर जहां एक तरफ तालिबान हमला कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान योगी आदित्यनाथ का मुरीद भी हो रहा है। यानी कि पाकिस्तान दंग है। सनातन कितने रंग देखकर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च सब्जेक्ट महाकुंभ है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर महाकुंभ ट्रेंड कर रहा है। महाकुंभ में हर रोज 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। महाकुंभ में कुल 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा इतने बड़े आयोजन का। अब तो वहां की आवाम के कई ऐसे लोग हैं जो यूट्यूबर हैं, जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, वो महाकुंभ को पाकिस्तान की आबादी से तुलना कर रहे हैं। हतप्रभ है ये महाकुंभ की विशालता और व्यापकता को देखकर सुनकर। पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़, महाकुंभ में श्रद्धालु आएंगे 40 से 45 करोड़। पाकिस्तान के पास विमान सिर्फ 31। महाकुंभ में अकेले इन 45 दिनों में चार्टर्ड विमान उतरेंगे 200 से ज्यादा। पाकिस्तान की राजधानी की बात करें यानी कि इस्लामाबाद में कुल 13 थाने हैं, जबकि महाकुंभ में अकेले 56 थाने बनाए गए हैं। पाकिस्तान में एक दिन में 228 ट्रेन चलती है, जबकि महाकुंभ की बात करें तो सिर्फ महाकुंभ के आयोजन के लिए 3000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम, सबसे बड़ा आयोजन, पूरे ब्रह्मांड का इकलौता विशालकाय आयोजन। महाकुंभ सनातन आस्था का प्रतीक है। दुनिया महाकुंभ को देख रही है, पर इस आयोजन की तैयारियों को अभी से देखकर पाकिस्तान में सन्नाटा पस रहा है। शायद पाकिस्तान खुद को बौना महसूस कर रहा है और सोच रहा है कि हिंदुस्तान कहां पहुंच गया और मैं कहां रह गया। तो देखा आपने कि किस तरीके से पाकिस्तान की धरती पर भी सबसे ज्यादा अगर किसी को तलाशा जा रहा है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, गूगल पर, तो वो है उत्तर प्रदेश में होने वाले इस महाकुंभ की। जगत गुरु आप आर्यन जी किस तरीके से देख पा रहे हैं, भले वो मुस्लिम कंट्री हो लेकिन फिर भी वो हतप्रभ जरूर है कि इतना बड़ा आयोजन एक प्रदेश में हो रहा है। देखिए, खाली पाकिस्तान का जो शाब्दिक अभिप्राय है वो है पवित्र स्थल। अब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का इससे क्या संबंध है, और जो पवित्र स्थल पूरी दुनिया में इस समय सर्वाधिक हो जाने वाला है, जहां विभिन्न मतांतर, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न मजहब और विभिन्न तरह की अवधारणाओं के लोग एक केंद्र में स्थित होंगे, अवस्थित होंगे और वहां कार्य को करेंगे और उसमें अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय है हमारे हिंदू धर्म का, उसका साक्षात दर्शन अगर एक स्थान पर कहीं देखा जा सकता है तो वह प्रयाग है। और प्रयाग बना है जहां प्रथम यज्ञ, प्रा से बना है प्रथम और याग से बना है यज्ञ। जहां ब्रह्मा ने सबसे पहला यज्ञ किया सृष्टि का, वो स्थान प्रयागराज है जहां इस बार ये कुंभ होने जा रहा है। तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इसमें चीन की भी नींद उड़ी हुई है, इसमें बहुत सारी महाशक्तियों की नींदें उड़ी हुई हैं और वो विस्मय भाव से देख रहे हैं हमेशा की तरह कि ये किस तरह से भारत में हमेशा इतने बड़े आयोजन इस तरह से हो सकते हैं। जो सेंजेंट कंट्रीज हैं जिसमें 30 देश आते हैं, उन 30 देशों की आबादी मिलाकर के 45 करोड़ नहीं है जितना आप यहाँ 45 दिन में 45 करोड़ लोगों को एक केंद्र में ले आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और जहां अवनीश अवस्थी जी जैसे अधिकारी हों, जहां ऐसे समर्पित 7 बार मुख्यमंत्री योगी वहां पहुंच चुके हों, इससे कई सारे कीर्तिमान बनेंगे। एक अकेले जनपद के रूप में प्रयागराज की प्रतिष्ठा करना और उसकी सर्वाधिक रेवेन्यू की जो स्थिति बनेगी, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है और इससे बहुत सारे मार्ग खुलेंगे और ये सभी के लिए है। इसमें अयोध्या भी लोग जाएंगे, इसमें लोग राजस्थान भी जाएंगे, इसमें जैसे अवस्थी जी ने कहा इसमें लोग आगरा भी जाएंगे, इसमें जो दक्षिण भारत के हमारे तीर्थ हैं उनको भी लोग देखेंगे। रामेश्वरम के लिए बुकिंग हो रही है। लोग जब भारत आ रहे हैं तो अपने बाकी तीर्थों को भी देखना, बाकी तीर्थों को भी देखेंगे। आर्थिक स्थिति का एक संचार होगा और सभी को इससे लाभ होने। आपने पाकिस्तान की बात की तो मैं ये कह सकता हूं कि एक अंदाजा है कि अगर 40-50 करोड़ लोग आ रहे हैं और 4 से 5 हजार रुपया भी अगर एक व्यक्ति खर्च करता है
और इसके साथ साथ हम काशी भी जा रहा है, अयोध्या भी जा रहा है, तो लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इकोनॉमिक एक्टिविटी केवल जो है इस पूरे आयोजन से मिनिमम होगा। और इसमें आपको ये भी हम बता दें कि लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया है, और केंद्र सरकार ने भी बढ़ चढ़ के 7 से 8,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, NHAI का, और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो दिया है, सब मिला के 15 से 20,000 करोड़ की वहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये जो सुविधाएं टूरिस्ट को, श्रद्धालु को, आने वाले व्यक्ति को दी जाएंगी, तो निश्चय ही इसका जो है वर्ड ऑफ माउथ से जाएगा। जितने करोड़ लोग आएंगे वो न जाने कितने लोगों को अपने परिवार में, अपने दोस्तों को, अपने देश में, अपने प्रदेश में जाके बताएंगे कि यहाँ आना बहुत जरूरी है। और ये भी हम आपको बता दें कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अब हर साल माघ मेले में यूज होता है। कुछ लोगों ने कहा ये तो 12 साल में एक बार आता है, माघ मेला तो हर साल आता है, और हर साल इस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज माघ मेले में होता है, जिसमें भी अच्छे खासे करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ लोग आते हैं। तो ये एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रदेश के लिए है। जो आदमी अयोध्या आएगा, संगम में डुबकी लगाएगा, राम जी को भी देखेगा, बाबा विश्वनाथ के भी स्पर्श करेगा, तो इसका एक अनूठा अंदाज है। क्या 2 लक्ष्य पूरे हो रहे हैं? जैसे उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के एक बड़े लक्ष्य के साथ चल रहा है, उसमें ये मददगार होगा? क्या भारत जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ चल रहा है, क्या उसमें भी मददगार होगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता सकता हूं कि यूरोप में कई कंट्रीज ऐसे हैं और भी कई अन्य देश हैं जो केवल टूरिज्म पर ही उनकी इकोनॉमी डिपेंड है, जो है डिपेंडेंट है। तो हम अपने देश में, जहां इतना बड़ा हमारा देश है, इतने सारे लोग हैं, वहां टूरिज्म को हमको बढ़ावा देना चाहिए। मैं एक एग्जांपल अभी दूं, मैं कश्मीर होकर आया हूं। कश्मीर इतना खूबसूरत है, टूरिज्म के वजह से कितना एम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों को वहां पर जो है उनका जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तो टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। टूरिज्म में अगर पैसा खर्च किया जाता है तो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैक्सिमम जो है एम्प्लॉयमेंट। मैं अवनीश जी के सवाल से ही मैं जगत गुरु जी आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक आंकड़ा दिखाऊंगा कि जो अखाड़े हैं वो क्या कुछ उन्होंने शुरुआत में कहा था, क्योंकि लगातार अखाड़ों की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और सवाल ये रहेगा जगत गुरु जी, कार्ल मार्क्स का हमें लगता है वो जो जर्मन फिलोसोफर थे वो कहा करते थे कि धर्म एक अफीम है जिसे आदमी सूंघता है और औंघाता रहता है। लेकिन हमें लगता है कि अब वो परिभाषा बदल रही है। धर्म रोजगार भी देता है, धर्म शिक्षा भी देता है, शायद इसीलिए विश्व की इतनी बड़ी शिक्षा संस्थान जो है वो रिसर्च करने आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक आंकड़ा देखते हैं। जो अखाड़ों ने कहा था कि शाही पेशवाई होगी, अब राजसी स्नान यानी कि अमृत स्नान होगा, संतों को ID कार्ड दिए जाएंगे, बड़े अखाड़ों को 5 करोड़ का बजट, ये मेरा ड्यूटी से आउट गैर सनातनी, कुंभ स्नान के लिए आधार कार्ड। ये शुरुआत में कहा जा सकता है जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी, अखाड़े लगातार कहा जा सकता है उनका प्रवेश भी हो रहा था, और अखाड़ों की जो तैयारी होती वो भी लोग दुनिया देखने आती है। और शायद इसीलिए कहा जा सकता है कि इस बार को जो महाकुंभ का आयोजन है वो दिव्य है, भव्य है और विश्व प्रसिद्ध भी है, क्योंकि धरती पर इतना बड़ा आयोजन तो नहीं होता है। लेकिन पुष्पेंद्र आर्यम जी, जगत गुरु, उसी सवाल के साथ जो जर्मन फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स, उन्हें बहुत प्रचलित लाइन रही है कि धर्म एक जनता के लिए अफीम है जिसको सूंघता है और औंघता रहता है, बाकी चीजों से वो उसका मतलब नहीं रहता। लेकिन अब क्या वो परिभाषा, वो डिफिनेशन बदल रही है कि धर्म रोजगार भी देता है, धर्म शिक्षा भी देता है, धर्म में अब लोग शोध भी कर रहे हैं। Spirituality leads to all things. Spirituality leads to all philosophy. Spirituality leads to all nation. And spirituality leads to all human being. ये जो आपने कार्ल मार्क्स का संवाद दिया, वो उनके अपने धर्म के बारे में था, वो उनके अपने परिक्षेत्र के बारे में था, वो उनके अपने अनुभव के बारे में था। जिसका विचार जहां का होता है वो उसके बारे में बात करता है। लेकिन जो बात जिस धर्म की व्याख्या हम करते हैं, उस धर्म की व्याख्या सर्वे भवन्तु सुखिनः है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हॉगवॉट्स और बिक्स को जो 2011 में एक नोबेल प्राइज मिलता है, वो मिलता है पार्टिकल्स ऑफ गॉड की खोज के लिए। और हमारे यहाँ ऋग्वेद में आता है कि ईशा वास्यमिदं सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत,
परमात्मा इस जग के कण कण में विद्यमान है। तो वो जो उन्होंने एक संकीर्ण परिभाषा की, वो वहां की अति रंजता को लेकर के की, अति रेखता को लेकर की, और पश्चिम में जिस तरह का एक विचार था और चर्च कम्युनिटी का जिस तरह का एक अपना रोल रहा, उसको दृष्टिगत रख करके की थी। हमारा जो हिंदू धर्म है, ये धर्म देखिए वो काइंड ऑफ वर्शिप है, वो पंथ हैं, पूजा पाठ के तौर तरीके हैं, लेकिन धर्म को अगर आप सही पैमाने पर आंकेंगे तो उसमें सिर्फ हिंदुत्व ही एक धर्म है। और ये सिर्फ पूजा पाठ का तरीका नहीं है, ये जीवन को जीने की एक शैली है। और हिंदू धर्म में धर्म रक्षति रक्षता, धर्म की जब आप रक्षा करते हैं तो समूचे मानवता की रक्षा होती है, समूचे मानवता के कल्याण की रक्षा होती है। इतना अद्भुत वचन वेदों में और हमारे शास्त्रों में आता है, दुनिया की किसी पुस्तक में नहीं आता। अगर क्रिश्चियनिटी में कहते हैं तो वो कहते हैं बाइबल पर विश्वास रखने वालों, इस्लाम में कहते हैं इस्लाम को मानने वालों, लेकिन हम कहते हैं हे प्राणी मात्र, दुनिया में जितने भी लोग हैं हम सबके कल्याण की कामना करते हैं, हम सभी के परिष्कार की कामना करते हैं, हम सहबंधुत्व की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, बिल्कुल विश्व बंधुत्व की भावना की बात करते हैं, मुंडकोपनिषद में जो आता है। तो हमारा जो दायरा है बहुत विस्तारित, बहुत बड़ा है, और पूरी दुनिया इसमें डुबकी लगाने इसीलिए आती है, पूरी दुनिया डुबकी लगा रही, इसलिए अवनीश जी इसमें मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अब वर्ल्ड ओवर जितनी सिविलाइजेशन हैं इस बात को, जितने कंट्रीज इस बात को मानते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। और मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो धर्म है उसका जो आधार है कि पर सेवा, दूसरों की सहायता करना, ड्यूटी इज फर्स्ट, क्या हम दूसरे के लिए कर सकते हैं, तो ये धर्म वे ऑफ लिविंग है। तो ये कोई धर्म, कोई जैसा आपने कहा संतोष जी, पता नहीं आप कहां से ले आए हैं, लेकिन ये अफीम वाली बात मुझे समझ में नहीं आई, ये बड़ी प्रचलित रही है लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि धर्म, कोई आस्था विधि की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आस्था विधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन धर्म के बारे में भी कह सकता हूं कि जो हमारी सोच है वो लोगों को साथ कैसे रहा जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में कहते हैं, कैसे अपने परिवार में अपना दायित्व को पूरा करें, कैसे एक राजा के रूप में अपने दायित्व को पूरा करें, कैसे हम सबको साथ में जोड़ें। तो ये जो हमारा धर्म है ये सबको साथ में जोड़ता है। तो ये क्या इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखते हैं? जी, वसुधैव कुटुंबकम या द वर्ल्ड इज वन फैमिली, अभी G20 में इसको जो है पूरा कार्य रूप जो दिया गया, वही कारण है कि हमारा जो ये पूरी संस्कृति है, ये जो कुंभ में एक साथ बैठने का है, कुंभ में लोग कहते हैं कि बिना किसी भेदभाव के, जाति के भेदभाव के लोग एक साथ खाते हैं। तो यही एक बहुत बड़ी चीज है जिसको लोगों को समझने और आत्मसात करने की जरूरत है। तो मैं तो ये कहूंगा कि मैं 89 से कुंभ देख रहा हूं, इससे बड़ा आयोजन है नहीं। जो जा नहीं पा रहा है जरूर जाए, और जो जा नहीं पाता है, आज तो टेक्निकली पॉसिबल है कि आप बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में वेट मत करिएगा, इस कुंभ में अभी बहुत समय है, जाइए और देखिए और डुबकी लगाइए और निश्चय ही कुछ न कुछ आपको प्राप्ति होगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जाइए, डुबकी लगाइए, आस्था की डुबकी लगाइए, महसूस करिए हिंदुस्तान की ताकत को, महसूस करिए हिंदुस्तान की उस सभ्यता को, उस संस्कृति को कि जिसको हिंदुस्तान संजो कर, संरक्षण करके आगे ले जा रहा है विकसित भारत के सपने के साथ। लेकिन अवनीश अवस्थी जी ने शुरुआत में कुछ बड़े विश्वविद्यालयों का जिक्र किया था कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज जैसी जो बड़े संस्थान है, वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की धरती पर आ रहे हैं। उस पर एक रिपोर्ट देख लेते, उसके बाद मैं अपने दोनों मेहमानों के पास आता हूं। अवनीश जी, क्या आपको लगता है कि आध्यात्म और धर्म के साथ साथ हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश का जो प्रबंधन है वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और शायद उसी को लेकर देखने समझने आ रहे हैं? देखिए, अगर आप पिछले 200-300 साल का पूरा हिस्ट्री देखें तो वेस्ट ने रिसर्च में, बाकी सब एरियाज में क्यों आगे बढ़े, क्योंकि लिपिबद्ध करने की, राइटिंग की जो उनकी स्किल्स थी, कहीं से भी जो है जो डॉक्यूमेंटेशन करने की स्किल्स थी, उसको उन्होंने अपनाया। और वहाँ वेस्ट में मैं हार्वर्ड भी गया हूँ, मैं स्टैनफोर्ड भी गया हूँ, मैं और भी जगह गया हूँ, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और इसी कारण से वो पेटेंट्स में, इनोवेशन में, आज की तारीख में AI में भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमें भी अपने यहाँ जो है हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। क्या हम थोड़ा पीछे रह गए? हमको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए अपने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को सबको आगे बढ़ाना है। तभी मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने ये आदेश दिया अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कि आप एक विज्ञापन निकालें कि जो भी शोध करना चाहता आए। और उसके आधार पर यह देखा गया कि हर इंस्टीट्यूशन जो है आगे आ रहा है
और मैं तो खुद IIM अहमदाबाद गया था, वहाँ के डायरेक्टर साहब जो है भारत भूषण साहब से मिला था। IIT कानपुर के डायरेक्टर साहब मनींद्र अग्रवाल साहब खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे। तो ऐसे में सभी लोग शोध करना चाह रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा कार्य है। आगे आने वाले समय में जब अगला कुंभ होगा, महाकुंभ होगा, तो ये जो शोध किए हुए जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये काम आएंगे, और 50 साल आगे, 100 साल आगे कहाँ तक दुनिया जाएगी, यही चीजें जो है हमारे काम आएंगी। यही चीजें हमारे काम आएंगी। जगत गुरु पुष्पद आर्यन जी, युवाओं का उत्तर प्रदेश भी है और युवाओं का देश भी है, सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। ऐसे रिसर्च, ऐसे शोध, ऐसे आयोजन उनके जीवन को और आगे ले जाएंगे, रोजगार की तरक्की भी देंगे, लेकिन उन्हें अपने देश, अपने राष्ट्रवाद, अपने धर्म की जड़ों से भी जोड़ के रखेंगे। निश्चित तौर से, क्योंकि जो अभी युवा है उसका रुझान हमारे धार्मिक रिचुअल्स की तरफ, धार्मिक परंपराओं की तरफ बढ़ा है। वो अभी उसके पास अनुवाद की एक सुविधा है, उसके पास बहुत सारे ट्रांसलेशंस के इस तरह के AI इक्विपमेंट्स हैं जिससे वो बहुत सी चीजों को समझ रहा है, जान रहा है। और विभिन्न पाली प्राकृत हो, संस्कृत हो कि हिंदी हो कि अवधी हो कि हमारी जितनी भोजपुरी, सभी भाषाओं में जिस तरह की भी संस्कृत में जो भी हमारे वांग में लिखे गए हैं, जो भी महाकाव्य हैं, महारचनाएं हैं, वेदास हैं, उपनिषद हैं, उन सब के बारे में युवा जान रहा है, समझ रहा है। और जहाँ टेक्नोलॉजी की बात है, देखिए हम IT की और उसकी, अभी ये खुद हमारे साथ अवनीश जी खड़े हैं, इनकी प्रबंधन क्षमता और इनकी नेतृत्व क्षमता के बारे में पूरा देश कायल है। दुनिया में लोग इनसे मिलकर के, इनसे जान करके चीजों को सीखना समझना चाहते हैं। अभी आज दुनिया, यूरोपियन कंट्री हमारी इस बात को देख करके बहुत ज्यादा विस्मित होते हैं कि एक नारियल पानी वो 40 रुपए का आदमी पीता है और उसका वो डिजिटल पेमेंट कर पाता है। वो एक छोटे से चाय वाली की दुकान पर डिजिटल का QR, मतलब उसका कोड लगा हुआ है, वो वहां से जीपे कर रहा है, वो वहां से जितने भी तरह के मॉड्यूल हैं उनको पेमेंट्स का हमारा सीधा ऑनलाइन पेमेंट्स और ये बैंकिंग सिस्टम है, इसको देख करके वो अचंभित है। इतनी सुविधा आज भी यूरोपियन बहुत सारे देशों में नहीं है कि आप वहां एक लिमिट है कि इससे नीचे का पेमेंट आप नहीं कर सकते, लेकिन यह 5 रुपए की चाय के कुल्हड़ का भुगतान भी आप चाहें तो अपने जीपे से कर सकते हैं। ये बड़ी बात। सब्जी वाला भी एक लगाए बैठा है टैग, वो देख करके अचंभित है कि ये कैसे चल रहा है और 150 करोड़ की आबादी में ये कैसे काम कर रहा है। ये सारी चीजें शोध का विषय हैं और ये सारी चीजें युवाओं के इंटरेस्ट का विषय भी हैं। युवाओं को इस चीज से जोड़ भी हो रहा है, उन्हें काम भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, उन्हें विषय भी मिल रहे हैं, और इस तरह की चीजों को देख करके दुनिया के बाकी देश भी सीख समझ रहे हैं। क्योंकि इतनी कम आबादी में स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें, वहां हमारी झोपड़ी है, वहां भी हमारा आश्रम काम करता है, मॉरिशस में भी हमारा आश्रम काम करता है, वहां अभी ये सुविधाएं नहीं है। वहां आप छोटी सी पेमेंट नहीं कर सकते हैं जीपे या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से, वहां वो करेंसी ही चलती है। उनके मुकाबले तो ये स्विस फ्रैंक का छोटा सा सेंट हुआ और ये हम यहाँ बैंक में ले रहे हैं। तो हम काफी आगे हैं, हम टेक्नोलॉजी में भी पीछे नहीं है, हम बहुत आगे हैं और अभी और आगे जाएंगे। और अभी इसको देख करके दुनिया के लोगों को और नए ढंग की डुबकी लगानी होगी, बिल्कुल नए ढंग की डुबकी लगानी होगी। उस डुबकी लगाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापक तैयारी की है और शायद इसीलिए 3000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि अवनीश जी ने कहा कि 6 से 7000 बसें जो हैं वो जोड़ेंगे प्रयागराज को। हवाई यात्रा की बात करें, मैं कुछ तस्वीर भी दिखा रहा हूं अवनीश जी, मतलब कोई असुविधा नहीं होने वाली है अगर कोई भी किसी भी देश के या विश्व के किसी भी कोने से वो प्रयागराज की इस संगम रीति में पहुंचना चाहे तो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी परसों जब मैं लौटा तो मैंने कहा कि मैं हवाई यात्रा से लौटूंगा लखनऊ जी, तो मैं जहाज से ही लखनऊ लौटा। अच्छा। और मात्र आधे घंटे में 30 मिनट में हम लखनऊ आ गया, प्रयागराज से लखनऊ आ गए। मैं 2 चीजों पर कहना चाहूंगा कुंभ के बारे में। पिछले कुंभ में आपने देखा था, इस बार मैं भी जाकर देखकर थोड़ा आया हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो है सफाई कर्मियों के पैर धोए। ये बात विश्व के किस देश में देखने को मिलेगी? कभी नहीं। वहां जो सफाई कर्मी हैं वो तन मन से लगे हुए हैं। उनके बच्चों के लिए वहां स्कूल खोला गया है। उन बच्चों के स्कूल में जो है भोजन दिया जा रहा है। तो ये व्यवस्था भी कुंभ में देखने लायक है। मैं 2 चीज और बताना चाहूंगा कि जो भी जा रहे हैं संगम क्षेत्र में, हनुमान मंदिर का तो देखेंगे ही, अक्षयवट देखेंगे ही, सरस्वती कूप देखेंगे, लेकिन भारद्वाज आश्रम जो शहर में जरूर जाएं, नाग वासुकी मंदिर जरूर जाएं, श्रृंगेरपुर धाम कुछ ही दूर पर है संगम क्षेत्र से, वहां जरूर जाएं, द्वादश माधव मंदिर जरूर जाएं, और श्रृंगेरपुर धाम में गंगा जी के किनारे ये वो जगह है जहाँ राम जी ने जो गंगा जी को क्रॉस किया था, निषाद राज की
जमीन है जहां निषाद राज उनको गंगा क्रॉस कराई थी। तो वहां पर भी आप कोशिश करें कि गंगा जी क्रॉस करके आप देखें, वो आनंद लें गंगा जी को क्रॉस करने में, कितना अच्छा लगता है। मैं तो ये भी कहता हूं, ये संभव अभी तो नहीं है जी, लेकिन जो यूथ है अगर उसमें से कुछ लोग तैयार होंगे तो प्रयागराज से मिर्जापुर और मिर्जापुर से बनारस तक जाने का भी रास्ता जो है गंगा जी के सहारे जाने का रास्ता है। मैंने एक बार किया है, इतना खूबसूरत है अच्छा, कि वो देखने लायक है। उसमें कुछ दिन लगते जरूर हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। हमारे देश में जो चीजें हैं अगर उन्हीं को हम देखने लगे तो पूरा जीवन, बिल्कुल पूरा जीवन हमारा चला जाएगा। बिल्कुल सही कहा। पानी पर भी प्रगति के रास्ते, इसीलिए क्रूज का जो व्यवस्था है वो भी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। जगत गुरु जी, आप जैसे साधु संत की बड़ी भूमिका है, जैसे कि कहा अवनीश जी ने बताया कि उसका जिक्र किया, उस वर्णन किया कि वहां पर निषाद राज ने भगवान श्री राम को पार लगाया था। ऐसे जानकारी युवाओं तक पहुंचाने के लिए हमें लगता है आप हैं या अखाड़े हैं, इनकी बड़ी भूमिका है। युवा आते हैं सभी अखाड़ों में, सभी आश्रमों में, सभी देवालयों में, धर्मालयों में, और वो नए ढंग से धर्म की व्याख्या को समझने सीखने का प्रयास करते हैं, उसकी वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण को भी समझने का प्रयास करते हैं। और ये बड़ा सुखद पक्ष है, क्योंकि जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के किसी धर्म की बात होती है तो हम हिंदुत्व में सबसे अग्रणी पंक्ति में उसमें खड़े होते हैं। और जो जैसा अभी अवनीश जी ने कहा कि पूरी दुनिया में कुछ कुछ है लेकिन भारत में सब कुछ है। यहाँ पर एक आज के हिस्से में यहाँ कहीं बर्फ भी पड़ रही है, आज ही की डेट में यहाँ कहीं गर्मी भी पड़ रही है, आज ही कहीं बारिश भी है, आज ही कहीं बाढ़ भी है। ये जो समन्वय है, ये जो अद्भुत प्रकृति का एक संतुलन है, ये पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है देखने के लिए। इतने प्रकार के व्यंजन, इतने प्रकार की भाषाएं, इतने प्रकार की जीवन शैली, इसका एक छोटी सी वानगी एक ही स्थान पर अवतरित होती है। और वो जब युवा उसको देखते हैं तो हतप्रभ हो जाते हैं। आप देखिएगा कि आने वाले समय में लोग ये कहेंगे कि हमने इस महाकुंभ को देखा था, हम इस 40-45 करोड़ के एक महाआयोजन के साक्षी बने थे। ये अपने आप में एक विटनेस होगी। और जो हमारे युवा होंगे, अभी चूंकि ये एक डिजिटल क्रांति का युग है, अभी ये इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और दुनिया भर की चीजें आजकल चलती हैं, फेसबुक और आजकल ये इंटरनेट यूट्यूब का जमाना है। इसमें जो चीजें होंगी वो पूरे विश्व में बड़ी तीव्रता के साथ प्रसारित होंगी, और जो एक नई तरह के जन समुदाय के युवाओं के खास तौर से नए मन को भी प्रेरित करेंगी। और वो वहां धार्मिकता के साथ अपनी उस तरह के रील्स बनाएंगे, अपने उस तरह के संदेश देंगे, उन बातों को सीखेंगे, समझेंगे, उस मंत्रोच्चार के बीच बैठेंगे। और जहां इतने पवित्र मंत्रोच्चार होते हो, जहां इस तरह की महान आत्माओं का एक स्थल पर समागम होता हो, और सरकार की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से एक समन्वय, उत्तम प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाती हो, तो वो चीजें देखने वाली होती हैं, सदा सर्वदा के लिए अविस्मरणीय होती हैं, और आने वाली पीढ़ियां उस पर गर्व भी करती हैं और उससे बहुत कुछ सीखती भी। बहुत कुछ सीखती भी। अवनीश, एक आखिरी सवाल, क्या आपको 45 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले? चिंता भी है, चुनौती भी है, क्योंकि तैयारियां बहुत हुई हैं। वो तैयारियां जो है लोगों तक पहुंचे, लोग उसका लाभ उठा पाए। नहीं, देखिए, तैयारियां पूरी हैं, एक सेट सिस्टम से हैं, हर चीज़ की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया, डिजिटल महाकुंभ है तो हर चीज़ में डिजिटल सहायता ली गई है। बहुत पहले जब हम लोग कुंभ में जाते थे, घंटों लोग गुम हो जाते थे, बच्चे नहीं मिलते थे, लॉस्ट एंड फाउंड होता था। आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी के सहारे हो रहा है। तो बहुत कुछ तैयारियां की गई हैं, इसमें काफ़ी कुछ रिसोर्सेज लगाए गए हैं। 10 लाख से, मेरे ख्याल से 10 लाख से ज़्यादा लोग डायरेक्टली लगे होंगे वहाँ की व्यवस्था संभालने के लिए। तो ऐसे में सब कुछ देखें तो बहुत अच्छा होगा। पिछले कुंभ में हम लोग ने एक एक दिन देखा है, सुंदरता उसकी देखी है, तो निश्चय ही आगे भी इस कुंभ में और अच्छा होगा। क्षेत्र बढ़ गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, रोड्स और चौड़ी हो गई। जो स्नान का जो रास्ता है, जो शाही स्नान का रास्ता है, मैंने 89 में देखा था, बहुत ही सकरा था। आज की तारीख में मैं देखता हूं तो पूरा एक फील्ड, ओपन फील्ड की तरह दिखाई देता है, जो शाही स्नान का रास्ता। एक लास्ट कमेंट आपसे और लेना चाहूंगा। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो अमृत स्नान होंगे, जिस दिन स्नान होंगे उस दिन कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, कोई भी वीआईपी मूवमेंट या कोई ऐसा, देखिए, ये कुंभ वहाँ के आम श्रद्धालु के लिए, वहाँ के जो साधु संत आए हैं उनके लिए है, ये प्राइम कारण वही है। तो ऐसे में जो मेन स्नान होते हैं, वहाँ जिला प्रशासन, वहाँ की पुलिस, सबका पूरा ध्यान केवल जो है मेन कार्यक्रम की ओर होना चाहिए।
वहां इसलिए प्रोटोकॉल बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ। जो भी मुख्य स्नान के दिन होंगे उनसे एक दिन पहले और एक दिन बाद तक यानी 72 घंटे तक कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। अगर किसी को जाना होगा तो आम आदमी की तरह वो जाएगा और वहां नहाएगा और डुबकी लेगा। एक चीज और भी मैं बता दूं कि जो है इस पूरी क्षेत्र की व्यवस्था देखने के लिए इतने सारे कैमरे और इतने सारे कंट्रोल रूम बनाए गए। 4 मुख्य कंट्रोल रूम बनाए गए। एक रेलवे का कंट्रोल रूम है, एक मेले का कंट्रोल रूम है, एक पुलिस का मेले का कंट्रोल रूम है, एक शहर का पुलिस का अलग कंट्रोल रूम है। तो इन बड़े बड़े कंट्रोल रूम्स अगर आप देखें उनकी बृहद साइज को, तो उन कंट्रोल रूम्स में एक एक चीज पर नजर पूरी मॉनिटरिंग रहेगी वहां से। जी, तो ये एक बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। पिछली बार से जैसा मैंने कहा व्यवस्था और बेहतर की गई है, स्वास्थ्य की सुविधाएं और बेहतर की गई हैं, सफाई की सुविधाएं और बेहतर की गई हैं, विद्युत की व्यवस्था और बेहतर की गई है, पीडब्ल्यूडी की व्यवस्था और बेहतर की गई है। सिंचाई विभाग के द्वारा जो घाट किनारे किनारे बनाए गए उनको भी भव्य तरीके से उनको जो है मीलों लंबा अब कर दिया गया है। और फाफामऊ की तरफ से अगर जो प्रयाग के बारे में जानते हैं वहां से अप्रोच बढ़ा दिया गया है। हर तरफ से अप्रोच बढ़ाकर जल्दी से आना और फिर अपने काम स्नान पूरे करके करके ले जाने की व्यवस्था भी की गई। बिल्कुल व्यवस्था की गई। जाते जाते कुछ तस्वीरें देख लेते हैं क्योंकि हठ योग को लेकर लोगों में बड़ी दिलचस्पी रहती है और उन बाबाओं को, उन साधु संतों को, उन महान आत्माओं को देखने के लिए 4 तस्वीरें आप देख सकते। प्रमोद गिरी जी महाराज, उनका भी अपना एक हठ योग था स्नान का। दिगंबर हरिवंश गिरी एक हाथ पिछले कई वर्षों से ऊपर लिए और अगले 12 वर्ष तक कहा उन्होंने प्रतिबद्ध संकल्प लिया है। जमीन में समाधि, अपने सिर पर 45 करोड़ रुद्राक्ष वाले, जिनको हम रुद्राक्षधारी बाबा कहते हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो साधु संत महान आत्माओं को देखने लोग इस प्रयागराज की धरती पर पहुंचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जगत गुरु आचार्यम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी, आपने समय निकाला। तो बिग न्यूज बंगले से बाद में बात की सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं, यानी कि मात्र 96 घंटे बाद वो महत्वपूर्ण तारीख 13 जनवरी की आ जाएगी जब से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। तो आज बस इतना ही, कल फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने पेश होकर, तब तक के लिए नमस्कार।